नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, हाल ही में 2023 विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ एप्लीकेशंस जारी किए गए थे। कुछ 8 प्रकार के एप्लीकेशन भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए थे, जो नागरिकों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराए गए थे। तो यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन से संबंधित बिल्कुल आपसे सवाल यहाँ पर से पूछे जाएंगे। आगामी सारे, चाहे वो सिविल सर्विस पीएससी का पेपर हो या व्यापम के कोई भी पेपर हो, उसमें बिल्कुल यहाँ से सवाल आने की पूरी संभावना है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा। और ये स्क्रीनशॉट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करूँगा, बोर्ड का स्क्रीनशॉट है वो आप वहाँ पर जरूर देखिएगा। तो ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का। इसमें आप ध्यान से समझिएगा कि ये एप्लीकेशन का क्या क्या यूज़ था, और आपको बिल्कुल, अगर पीएससी देगा तो सही जोड़ी मिलाओ में इस तरीके के सवाल को दे सकता है, और व्यापम है तो डायरेक्ट ये इस यूज़ को दे देगा, उसके इस उपयोग के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग वर्तमान जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थे उसके बारे में भी देखेंगे, कौन नियुक्ति करता है, अभी वर्तमान में कौन है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा कि इस तरीके के और करंट अफेयर से रिलेटेड छत्तीसगढ़ के आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप जरूर बताइएगा। और इस वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एप्लीकेशन जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, उस एप्लीकेशन का नाम है सी विजिल। ठीक है, सी विजिल। इस एप्लीकेशन का काम क्या होता था? आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत आप इसमें, जैसे कि आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता जो लागू होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कैंडिडेट के द्वारा, कोई उम्मीदवार के द्वारा कोई आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, तो आप इसकी शिकायत इस एप्लीकेशन में वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से आप दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि जैसे कि आचार संहिता में कहीं भी मंच पे धार्मिक भाषण देना, धर्म के नाम पर वोट मांगना, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, और बड़ी भीड़ इकट्ठा करना आचार संहिता के अंतर्गत ये नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार का कोई कैंडिडेट, अगर कोई उम्मीदवार इस प्रकार की प्रवृत्ति कर रहा है जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, तो आप वीडियो बनाइए, और 2 मिनट का वीडियो, 2 मिनट ज़्यादा का अपलोड नहीं होगा इसमें, 2 मिनट का जो वीडियो है वहाँ पर बना के आप लाइव फोटोग्राफी कर भी सकते हैं, या फिर वीडियो बना के आप इस एप्लीकेशन में अपलोड कर सकते थे। और अपलोड करने के बाद ये जो है भारत निर्वाचन आयोग के सीधे निगरानी में था, उस पर कार्यवाही होती। तो ये उसी से संबंधित था, शिकायत करने से संबंधित। 2 मिनट की वीडियो का 2 मिनट की वीडियो या फिर ऑडियो इसमें अपलोड किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखिएगा आप, सी विजिल एप्लीकेशन शिकायत से संबंधित है। शिकायत पर भारत निर्वाचन आयोग उसके बाद फिर कार्यवाही करती है। ठीक। दूसरा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, सुविधा ऐप। सुविधा ऐप क्या चीज़ है? नामांकन फॉर्म और एफिडेविट ऑनलाइन। देखिए, कोई भी उम्मीदवार जो है, जो चुनाव में खड़ा हो रहा है, उसके लिए नामांकन पत्र दायर करना पड़ता है, तो उसके लिए ऑफलाइन जाना पड़ता है। तो वहाँ पर सुविधा ऐप के माध्यम से नामांकन फॉर्म को क्या कर दिया गया था? ऑनलाइन कर दिया गया था। मतलब कोई भी उम्मीदवार सुविधा ऐप में जाके नामांकन फॉर्म ऑनलाइन भर सकता है, और एफिडेविट भी क्या कर सकता है? ऑनलाइन जो है वो जमा कर सकता है। और क्या कर सकता है? रैली, यदि उसको रैली करनी है या उसको सभा करनी है, तो उसकी ऑनलाइन परमिशन भी जो है वो सुविधा ऐप के माध्यम से मांगा जा सकता है। चुनाव के समय आचार संहिता लगने के बाद अगर रैली करनी है तो चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ता है। तो वहाँ पर एप्लीकेशन अगर लिखित में पहले दिया जाता था, अब एप्लीकेशन के माध्यम से वो सुविधा दे दी गई कि अगर रैली करना है या कोई सभा आयोजित करनी है, तो इस एप्लीकेशन में, मतलब कि इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, और यहाँ पर अनुमति मांग लीजिए। निर्वाचन आयोग यहाँ पर अनुमति देती है, तो आप उस दिनांक में क्या कर सकते हैं? रैली कर सकते हैं। और यहाँ पर नामांकन फॉर्म दर्ज करने के बाद एक डेट आपको मिलता था, एक स्लॉट, टाइम स्लॉट दिया जाता था, जिसके तहत क्या किया जाता था? उम्मीदवार जो है अपना क्या बोलते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके चुनाव आयोग में जाता था और उसका सत्यापन हो जाता था, है ना? तो ये सारा चीज़ को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए एप्लीकेशन लाया गया था। तीसरा एप्लीकेशन लाया गया था, वोटर हेल्पलाइन ऐप। वोटर हेल्पलाइन ऐप eci.gov.in। यहाँ पर आप वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है वो इस वेबसाइट के माध्यम से भी यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वोटर हेल्पलाइन ऐप में क्या किया जाता था? मतदाता सूची में नाम खोजन। जैसे कि आपको मतदाता सूची में, अब देखिए, बहुत से मतदाताओं को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था इस बार, कि जहाँ पर कौन से बूथ उनको मिला है, कौन सा ये क्योंकि दिवाली के समय में पूरा पर्चा बांटना था जाके सारे, जिन एम्प्लॉयज़ को ये काम दिया गया था कि आपको मतदान, मतलब किस मतदाता को कहाँ पर जाके वोट डालना है, उसका वोट देने का केंद्र क्या है, उसको बताने के लिए पर्ची बांटना पड़ता है। तो पर्ची को कहाँ देना है वो मतदाता को बताने के लिए पर्ची बांटा जाता था। तो वो दिवाली के समय था, छुट्टी बहुत स्टार्ट हो रही थी, तो बहुत से मतदाताओं को बहुत दिक्कत हुआ, उनको पता ही नहीं था कि मतदान केंद्र कौन सा है उनके शहर में उनका।
तो उसके लिए ये एप्लीकेशन जो जारी किया गया था वोटर हेल्पलाइन ऐप, जिसमें मतदाता सूची में आप नाम खोज सकते थे कि आपका मतदाता सूची में नाम दर्ज है कि नहीं, आया है कि नहीं आया है। अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो पंजीकरण करने की सुविधा, वहाँ पर आप अपना नाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। अगर नाम कोई गलत हो गया तो उसमें संशोधन करने की सुविधा थी। और यहाँ पर अगर कहीं नाम दर्ज है और किसी की मृत्यु हो गई है ना, लेकिन मतदाता सूची में नाम आ गया, मृत्यु हो गई, तो मतदाता सूची से नाम हटाने की भी सुविधा जो है वो वोटर हेल्पलाइन ऐप में दिया गया था, है ना। और विलोपन फॉर्म को जमा कर सकते थे, मतलब नाम को विलोपन, मतलब कि नाम हटाना है तो उससे संबंधित फॉर्म जमा करने का काम। मतदान केंद्र की जानकारी मिल सकती थी कि कौन से मतदान केंद्र में जाकर वोट देना है, कितने मतदान केंद्र है, सब सारा इसमें जानकारी मिलती थी। मतगणना परिणाम, क्या रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में भी वोटर हेल्पलाइन ऐप में इसको अपलोड किया गया था। और अगर कोई मतदाता मतगणना से संबंधित, मतदान से संबंधित कोई शिकायत करना है तो भी वोटर हेल्पलाइन ऐप में आप शिकायत वहां पर दर्ज करने का ऑप्शन रहता था, ठीक है। और उम्मीदवार का विवरण भी उसमें दिया रहता है कि कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, कौन से क्षेत्र से खड़ा है, वो सारा उम्मीदवार का जो है वो यहाँ पर वोटर हेल्पलाइन ऐप में दिया रहता था। तो यहाँ पर आपको कोई भी सवाल पूछ सकता है, मतगणना परिणाम से संबंधित जानकारी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, या मतदाता सूची में नाम खोजने के लिए कौन सा एप्लीकेशन चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया था। तो यहाँ इस तरीके के सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला देखेंगे, चौथा है वोटर टर्न आउट ऐप। वोटर टर्न आउट ऐप में क्या होता था कि यहाँ पर रियल टाइम दिखाता था कि यहाँ पर पुरुषों, महिलाओं और थर्ड जेंडर की संख्या कितनी है जो वोट देने के लिए गए। तो यहाँ पर मतदान अधिकारी जो हैं, ठीक है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर हैं और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो लोग भी दर्ज करते थे कि कौन से मतदान केंद्र में कितने लोग मतदान करने के लिए आ रहे थे, है ना। तो वो भी इसी एप्लीकेशन वोटर टर्न आउट ऐप में उनको भी डालना था। और रियल टाइम भी कितने लोग आ रहे हैं, कितने मतदान केंद्र में कितने मतदाताओं के पीछे एक मतदान केंद्र बनाया गया है, और कितने मतदाता जो हैं वोट देने के लिए गए, वो सारा जानकारी, कितने पुरुष वोट देने के लिए गए, कितने महिलाओं ने वोट दिया और कितने थर्ड जेंडर ने वोट दिया, वो वोटर टर्न आउट ऐप में सारा चीज़ जो है वो इस एप्लीकेशन में दर्ज रहता था, है ना। तो ये 4 एप्लीकेशन जो थे वो इसके लिए जारी किए गए थे। एक 5वां एप्लीकेशन NGS, नेशनल ग्रेवियंस सर्विस पोर्टल, है ना, नेशनल ग्रेवियंस सर्विस पोर्टल। इसमें क्या किया गया था, ये चुनाव आयोग के साइड से लॉन्च किया गया था। मतदाता परिचय पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो मतदाता परिचय पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो आप NGS में शिकायत कर सकते हैं। यहाँ से परिचय प्राप्त मतदाता परिचय पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए। दूसरा, आवेदन फॉर्म का निराकरण न होना। अगर आप, ये शिकायत करने के लिए ऐप था ना, अगर मतदाता परिचय पत्र आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो यहाँ शिकायत कर सकते थे। आवेदन फॉर्म का निराकरण न होना, अगर कोई आवेदन आपने जमा किया है, ठीक है, जैसे मतदाता पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसके लिए, या कोई एप्लीकेशन आपको जमा करना है, मतदाता परिचय पत्र प्राप्त नहीं हुआ, एप्लीकेशन जमा करना है उसके लिए, तो शिकायत की जा सकती थी, मतलब इससे, है ना। और आचार संहिता का उल्लंघन पर भी यहाँ पर NGS, नेशनल ग्रीवियंस सर्विस पोर्टल में शिकायत की जा सकती थी। तो याद रखिएगा, मतदाता परिचय पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो शिकायत कर सकते हैं। आवेदन पत्र का, आवेदन फॉर्म में कोई दिक्कत है तो वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें शिकायत किया जा सकता है। आचार संहिता का उल्लंघन हो गया तो भी शिकायत किया जा सकता था। 6वां एक ऐप है सक्षम ऐप। सक्षम ऐप के माध्यम से दिव्यांगजनों को सुविधा प्रदान किया गया था। सक्षम ऐप के माध्यम से आपको रजिस्टर करना था कि मैं दिव्यांग हूं, और आप इसमें एक और ऑप्शन रहता था कि व्हील चेयर के लिए अगर अप्लाई करना है कि मैं जहां पर जब मतदान केंद्र में जाऊं तो वहां पर मुझे व्हील चेयर उपलब्ध होना चाहिए, तो एक तो दिव्यांगता की जानकारी इसके माध्यम से देनी थी, किसके, सक्षम ऐप के माध्यम से, और व्हील चेयर के लिए भी अप्लाई करना था इसमें कि भाई, वैसे तो नॉर्मली भी आप जाते तो वहाँ पे व्हील चेयर रहता था, लेकिन इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी ज़्यादा भीड़ हो गया तो आपको व्हील चेयर के लिए जो अप्लाई किया है सक्षम ऐप के माध्यम से उसको व्हील चेयर प्रोवाइड पहले किया जाएगा। इस तरीके की सुविधा इसमें सक्षम ऐप के माध्यम से दी गई थी। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, तो सक्षम ऐप, याद रखना। 7वां ऐप है KYC, नो यूर कैंडिडेट ऐप। मतलब अपने कैंडिडेट, आपके जिस उम्मीदवार को आप मत देने के लिए जा रहे हैं या जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी के बारे में जानकारी, पूरा डिटेल की कहां से संबंधित है, कहां से चुनाव लड़ रहा है, और सारा डिटेल, उनकी पत्नी का नाम क्या है और कितने, वो पूरा परिवार का डिटेल। पहली चीज। दूसरा चीज ये कि वो उम्मीदवार की संपत्ति वगैरह कितना है, वो सारा डिटेल जो है वो KYC ऐप, नो यूर कैंडिडेट ऐप में जानकारी दर्ज की गई थी। आपराधिक जानकारी, अगर कोई उस जो कैंडिडेट विधायक का चुनाव लड़ रहा है उसके लिए संबंध में कोई आपराधिक जानकारी है, आपराधिक रिकॉर्ड है, तो वो आपराधिक रिकॉर्ड भी की जानकारी भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराई गई थी।
8वां एक एप्लीकेशन था ESMS एप्लीकेशन, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सिस्टम ESMS, इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम, इसके माध्यम से क्या किया गया था, 1600 से अधिक उड़नदस्ता दल सभी प्रकार की जब्ती की कार्यवाही की रिपोर्ट। देखिए इसको लॉन्च किया गया था। देखिए होता यह है कि चुनाव के ठीक पहले क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शराब की आवाजाही होती है, बांटने के लिए गांव वगैरह में पैसा बांटा जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टी के पास पैसा नहीं है वो कमज़ोर पड़ जाती है, उसकी तुलना में जिस पार्टी के पास पैसा है उसका वेटेज बढ़ जाता है लोग उसको वोट देने के लिए। तो यहाँ पर बराबरी, पैसा जो है वो आपके क्या बोलते हैं डिफरेंशिएट क्रिएट मत कर पाए। जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसे उसको चुनाव में कोई लाभ ना हो, इक्वलिटी बनी रहे, इसलिए क्या किया जाता है, इस चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। अपराध माना जाता है कि भाई आप शराब नहीं बांट सकते, चुनाव के पहले पैसा नहीं बांट सकते, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था इसको, ताकि यहाँ पर से सभी प्रकार के उड़नदस्ता दल जहाँ पे भी कार्यवाही करते थे, जहाँ पे भी जब्ती होता था, वहाँ पर फोटो लेके वीडियो लेके इस एप्लीकेशन में डाल देते थे। तो सारे जो CBI है और ED है और भी जो कार्यवाही करने वाले दल हैं, है ना, जो ऐसे छापेमार कार्यवाही कर रहे थे, वो सब लोग अपना अपना जहाँ जहाँ पर जो होता था वो सारा डॉक्यूमेंट इससे शेयर करते थे, इसमें अपलोड कर देते थे। कार्यवाही हुई कि नहीं है, यहाँ कहाँ पर कार्यवाही हुई, किस दिनांक में कार्यवाही हुई, वो सारा डिटेल जो है वो इस एप्लीकेशन में डाल दिया जाता था, जिससे आपस में जो संस्थाएं हैं वो उनको कोऑर्डिनेट करने में सहायता मिलती थी। CBI जो है वो ED से कोऑर्डिनेट कर सकती कि ED ने कितने छापेमारी की, CBI ने कितने छापेमारी की, एक दूसरे को पता चलते रहता था किस दिनांक में छापेमारी की, क्यों छापेमारी की, कोई जानकारी अगर मिली तो उस पर कार्यवाही हुई कि नहीं हुई, वो सारा चीज़ जो है वो ESMS पोर्टल में डाला जाता था, सारा चीज़ की जानकारी यहाँ पर अपलोड की जाती थी। ठीक, तो ये कुछ 8 प्रकार के एप्लीकेशन थे जो मतदाताओं के लिए, जनता की सुविधा के लिए जो है वो जारी किए गए थे, है ना। तो इन 8 प्रकार के एप्लीकेशन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, कोई भी एप्लीकेशन पेपर में पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए यहाँ पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के बारे में देख लेते हैं, जो छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। वहाँ पर ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो होते हैं उनकी नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है, और भारत निर्वाचन आयोग जो है वो इनको निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बना के राज्यों में भेजते हैं, और ये जो है वो चुनाव का संचालन करते हैं कि आचार संहिता में क्या क्या, आचार संहिता कब लागू होगी, क्या क्या किस तरीके से छूट देनी है, किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन देना है, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है। सरकार तो पूरे भंग हो जाती है, तो पूरा अधिकार जो रहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास रहता है। यहाँ पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है वो सारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे पदाधिकारी जो वर्तमान में जो थी इस चुनाव में, अभी भी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं छत्तीसगढ़ की श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रीना बाबा साहब कंगाले। इनका कार्य क्या रहता है, प्रदेश में चुनाव को संपन्न कराना, शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना, फेयर चुनाव संपन्न कराना, पारदर्शिता बनाए रखना, ये सब जो रहता है इनका काम रहता है। तो ये सब सारे एप्लीकेशन की जानकारी थी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से संबंधित कुछ जानकारी मुझे आपको देनी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा और आपके क्या बोलते हैं एग्ज़ाम के लिए आपको मदद करेगा। कुछ जानकारी आप ऐड किए होंगे, इसको अपने कॉपी में नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और इस प्रकार के करंट अफेयर्स के अगर आपको और वीडियो चाहिए तो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।